नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे मोदी के मिशन साउथ की। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के मोड में आ गए हैं। बीते सोमवार 4 मार्च से उन्होंने एक और राउंड की शुरुआत कर दी। इसके तहत वो कई राज्यों में जनसभाएं करेंगे और साउथ के वोट बैंक को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए और एनडीए के लिए 400 प्लस लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 50% वोट हासिल करने का टारगेट दिया है। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी अपना पांव तकरीबन सभी राज्यों में काफी हद तक पसार चुकी है। लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत में ही पैर जमाने का स्कोप है। पार्टी सधे तरीके से इसके लिए प्लानिंग कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के 370 सीटों को जीतने के ऐलान के बाद बीजेपी लोकसभा की एक एक सीट जीतने की प्लानिंग कर रही है। इस प्लानिंग के कई पहलू हैं। पहला, जिताऊ कैंडिडेट को लोकसभा का टिकट देना। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी 100 से अधिक सांसदों का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही। दूसरा, जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है उन पर करिश्माई कैडेट उतारे जाए। कैंडिडेट ऐसे हों जो कुछ करिश्मा कर सके। तीसरा, गठबंधन के सहयोगियों के साथ जीत की गारंटी वाली सीट ली जाए। और चौथा, जिन सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट नहीं है उसकी भरपाई दूसरे दलों से आने वाले टिकाऊ नेता को टिकट देकर की जाए। बीजेपी चौथा फार्मूला दक्षिण भारतीय राज्यों में आजमा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारतीय राज्यों से 50, 55 या फिर 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु और तेलंगाना में पार्टी अपने चौथे फार्मूले को आजमा रही है। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव में भाजपा का निजी स्कोर 303 रहा था। 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लंबी छलांग लगानी होगी। दक्षिण भारत में पार्टी ने दक्षिण में 84 सीटों को चिन्हित किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वरीयता में रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने जनवरी और फरवरी के बीच दक्षिण भारत में 11 दिन गुजारे। इन दौरों में उन्होंने केंद्र की परियोजनाओं के साथ जनसभाएं की। अभी चुनावी सभाओं का दौर बाकी है जो मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की रैली और के अन्नामलाई की यात्रा के बाद इनमें से 7 सीटों शिवगंगा, रामनाथपुरम, थेनी, मदुरै, मिथुननगर, थूथुकुडी और कन्याकुमारी पर पार्टी का परचम बुलंद हो सकता है। इसके अलावा पार्टी नीलगिरी सुरक्षित, दक्षिण चेन्नई, कोयम्बटूर, तेनकासी, तिरुनेलवेली, उत्तरी तमिलनाडु और वेल्लोर, विल्लुपुरम और कल्लाकुरुची पर भी फोकस कर रही है। गठबंधन तोड़ने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके के नेताओं पर नजर टिका दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तिरुपुर यात्रा में एआईएडीएमके नेता जयललिता और एमजी रामचंद्रन को अतुलनीय नेता बताकर इस ओर इशारा भी कर दिया था। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य इकाई को ऐसी पार्टियों से चुनावी गठबंधन करने का मंत्र दिया है जो 2014 और 2019 के चुनावों में क्षेत्रीय जनाधार के बाद भी जीत हासिल नहीं कर सकी। तमिल मनीला कांग्रेस से गठबंधन कर इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। संभावना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक पाताली मक्कल काची यानी पीएमके अभिनेता विजयकांत की देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम यानी डीएमडीके टीटीवी दिनाकरण की अध्यक्षता वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएमएमके से समझौता हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एआईडीएमके के तमिलनाडु में अकेली हो जाएगी और राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। इसके अलावा एआईएडीएमके से निकाले गए नेताओं पनीर सेल्वम को भी बीजेपी में शामिल करने की संभावना प्रबल है। तेलंगाना में बीजेपी ने दहाई अंक में सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19.65% वोट और 4 लोकसभा सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 13.90% वोट मिले। हालांकि सीटें कम मिली।
वोटों के गैप को खत्म करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के बजाय बीआरएस के वोट बैंक और नेताओं को लुभाना शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची है। पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले 3 बीआरएस सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन नेताओं में जहीराबाद से 2 बार के सांसद बीवी पाटिल और नगर कुर्नूल के बीआरएस सांसद पोतुगंती रामुलु जैसे दिग्गज शामिल हैं। लिंगायत नेता बीबी पाटिल का असर तेलंगाना के साथ कर्नाटक में नजर आएगा। बीजेपी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी और करीमनगर से बंदी संजय पर दोबारा दांव लगाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट मिला था। अब पार्टी ने हिंदूवादी नेता टीएस राजा सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बना दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला था। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी टीडीपी और जनसेना से 5 सीटों की मांग की है। टीडीपी सिर्फ 4 सीट देने को सहमत है। आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीट में से 3 पहले ही जनसेना को दे चुकी है। बीजेपी के हिस्से में तिरुपति, राजमपेट, अराकू और राजमुंदरी सीट आ सकती है। बीजेपी गठबंधन से विशाखापट्टनम भी मांग रही है, जिस पर टीडीपी सहमत नहीं है। पीएम मोदी ने हाल ही में यह दावा किया है कि इस बार बीजेपी केरल में डबल डिजिट में सीटें जीतेगी, मगर सूत्र बताते हैं कि पार्टी का फोकस सिर्फ 4 सीटों तिरुवनंतपुरम, पठतमिथा, त्रिशूर और अटिंगल तक सिमटा हुआ है और खुद पार्टी 2 सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को केरल में 1 सीट भी नहीं मिली। 55% हिंदू वाले केरल में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 13% वोट मिले थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पीएम मोदी के दावे से सहमत नहीं है। उनका दावा है कि बीजेपी का फिर केरल में खाता नहीं खुलेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीजेपी की नजर में दक्षिण की अहमियत क्यों बढ़ गई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की दक्षिण से आस क्यों बढ़ गई है, इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन काफी कुछ साफ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार को अपने 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और केरल पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण के छंद भी सुने थे। आंध्र प्रदेश के बाद वो केरल दौरे पर भी गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 4000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इसके बाद पीएम मोदी सत्य साई जिले के पलासमुद्रम पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया। यहां मोदी ने कहा था कि आज पूरा देश राममय है। खुद महात्मा गांधी भी देश में राम राज्य की बात करते थे। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे दिन मोदी ने सुबह केरल के गुरुवयूर मंदिर में पूजा और दर्शन किए। साथ ही केरल के कोच्चि में रोड शो भी किया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। दरअसल विपक्ष की मौजूदगी उत्तर के बजाय दक्षिण भारत में ज़्यादा है और इसी की काट निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। इससे पहले 13 जनवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगल के यहाँ पोंगल त्यौहार मनाया था, जबकि 25 दिसंबर को केरल के लोगों के बीच क्रिसमस भी मनाया था। पीएम के दौरे से आंध्र प्रदेश और खासकर केरल में क्या सियासी संदेश छुपे हैं? क्या मोदी की इस दौरे से बीजेपी के कैडर का उत्साह बढ़ेगा? दोनों राज्यों में मुद्दे क्या हैं जिसे बीजेपी अपने पक्ष में बनाना चाहती है? तो इस सबका जवाब एक ही आता है, वो ये है कि बीजेपी साउथ में मोदी मैजिक का भरपूर उपयोग करना चाह रही है। केरल पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनाते हैं आपको। உயிர்ப்பும் துடிப்பும் நிரம்பி இருக்கும் இந்த நகரத்திற்கு வருவது மிக அருமையாக இருக்கிறது. திறமைகள், வர்த்தகம், பாரம்பரியம் ஆகியவற்றின் மைய புள்ளி சென்னை. வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை கட்டமைக்கும் நமது நோக்கத்திலே சென்னை வாசிகள் மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றுவார்கள். साथियों, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी
बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर थे। उन्होंने दूसरे दिन सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजन किया था। इसके बाद तेलंगाना के संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था और एक जनसभा को भी संबोधित किया था। इसके बाद पीएम ओडिशा के जाजपुर रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया था। इसके साथ ही उन्होंने चांदी खोल में एक रैली को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया था और एक रैली को भी संबोधित किया था। ये प्रोजेक्ट सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हुए थे। पीएम ने हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन यानी कारो केंद्र का उद्घाटन भी किया था। इसके अलावा 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। साउथ फतेह को निकले पीएम मोदी 4 मार्च से 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर है। इस दौरान 29 कार्यक्रमों में भाग लेने का उनका कार्यक्रम है। पीएम मोदी 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा था उन्होंने अपने दौरे के दौरान, सुनाते हैं आपको। साथियों, मोदी ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित तमिलनाडु का संकल्प लिया हुआ है। हमें जल्द ही भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। इसमें तमिलनाडु की, चेन्नई की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार चेन्नई जैसे शहरों को विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा चेन्नई में हजारों करोड़ रुपए के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन हो, पीने के पानी और सीवेज मैनेजमेंट के लिए अमृत स्कीम हो, चेन्नई मेट्रो और चेन्नई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है जिससे यहां ईज ऑफ लिविंग बढ़े। चेन्नई पोर्ट से मदुरवोयल के बीच कॉरिडोर बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद पहुंचे थे और बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन नदिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की रेल, बिजली और सड़क क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। पीएम ने पहले दिन हुगली के आराम बाग में जनसभा को संबोधित किया था और फिर राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। पीएम मोदी ने 18 महीने बाद फिर से बिहार का दौरा किया था। औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा की थी। दोनों जगह पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे थे। मोदी ने बिहार समेत देश की 1.62 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया
और उद्घाटन भी किया। इनमें बिहार की 27,000 करोड़ की योजनाएं शामिल थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया था। पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक रैली को भी संबोधित किया था। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की थी। 2014 से सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अभी भी देश के दक्षिणी हिस्से से ज्यादा समर्थन हासिल नहीं है। हालांकि वो पिछले कुछ समय से यहां अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास जरूर कर रही है। 2024 के भारतीय संसदीय चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे जोरों पर हैं। संघीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी थी। बीजेपी देश के कोने कोने में समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में पार्टी और उसका नेतृत्व देश के दक्षिणी हिस्से में जोरदार प्रचार कर रहा है, जहां उसे ज्यादा समर्थन नहीं है। 2014 में भगवा पार्टी ने दक्षिण भारत में 130 में से केरल 22 सीटें जीती थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई थी। बीते महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल राज्यों का दौरा किया था, जहां उन्होंने 2.3 बिलियन की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देश के दक्षिणी हिस्से में पहुंच बनाना पार्टी का सामूहिक प्रयास है और ये अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तब से चल रहा है जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सितंबर 2022 में केरल का दौरा किया था और ईसाई धार्मिक नेताओं से मुलाकात की थी, खासकर उन लोगों से जो हिंदू आस्था के खिलाफ नहीं बोलते। दक्षिणी राज्यों में भाजपा के प्रयासों को सिर्फ 2024 के लिए चुनावों के लिए नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने राज्य की कमान संभाल ली है और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई को खुली छूट दे दी है। इसके अलावा पार्टी काशी तमिल समागम यानी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से तमिल मतदाताओं को आकर्षित करने की भी कोशिश कर रही है। काशी तमिल समागम का पहला संस्करण 1 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संस्करण 17 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। पार्टी के ये सभी प्रयास आगामी चुनावों में दिखाई देंगे। हालांकि ये देखना बाकी है कि पार्टी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहतर कर पाएगी या नहीं। हालांकि वहां भाजपा के मतदाता प्रतिशत में भारी सुधार का अनुमान लगा रहे हैं। कर्नाटक राज्य में तर्क दिया जा रहा है कि राज्य विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद भगवा पार्टी के 2024 के आम चुनावों में जीत हासिल करने की संभावना है। 2018 में हुए पिछले राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके सहयोगी को 1 सीट मिली थी। इस बीच कांग्रेस और जनता दल सेकुलर अन्य 2 सीटें हासिल करने में सफल नहीं थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने की संभावना है, क्योंकि जनता दल सेकुलर अब उसके गठबंधन में है। अपनी ओर से उन्हें उम्मीद थी कि मतदाता ध्रुवीकरण के कारण कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तेलंगाना राज्य में भाजपा को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन वो पिछले मौके की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में पार्टी की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, मोदी अब भी सभी चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़े कारक है। मोदी की दक्षिणी राज्यों की यात्रा का निश्चित रूप से 2024 के चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे भाजपा के नेतृत्व वाली कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश भर के लोगों को फायदा हुआ है। पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य दक्षिणी राज्यों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। न केवल वरिष्ठ सदस्यों, बल्कि कुछ वर्तमान संघीय मंत्रियों और यहाँ तक कि कुछ राज्यपालों को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ विशिष्ट मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के साथ ही तमिलनाडु के रामनाथपुरम से भी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। राजकाज की खास पेशकश मोदी का साउथ मिशन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।